7 सितंबर 2011 को दिल्ली के हाईकोर्ट में बम ब्लास्ट होता है। बम ब्लास्ट इतना तेज था कि उसमें 17 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो जाती है, जबकि लगभग 80 लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और जैसे ही ये खबर अखबारों टेलीविजन के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को बड़ा दुख हुआ, तकलीफ हुई। फिर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है कि आखिरकार ये ब्लास्ट किसने किया है। और जब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी थी तभी एक नाम सामने आता है, मुंबई की फिल्म अभिनेत्री का, जो कि फिल्मों में काम कर रही थी। और उस फिल्म अभिनेत्री का नाम भी सामने आता है। साथ ही यह भी बताया गया था कि उसकी गाड़ी का इस्तेमाल ब्लास्ट करने में किया गया है। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। कई महीने बीत जाते हैं, आखिरकार वो गाड़ी मिल जाती है। गाड़ी के साथ साथ मिलती हैं 6 लाशें। जब 6 लाशें सामने आती हैं तब पुलिस को बड़ी हैरानी होती है कि जिस हीरोइन को ढूंढ रहे थे दरअसल उसका तो कत्ल हो चुका है। उसके बारे में पता चलता है कि उसके तो दाऊद इब्राहिम से भी संबंध थे, उसने एक आतंकवादी से शादी भी कर ली थी। आज कहानी उसी फिल्मी हीरोइन की है जिसने राजेश खन्ना के साथ एक फिल्म बनाई थी और उसे आगे कई सारी फिल्मों में काम मिल चुका था, लेकिन वो फिल्म में काम जरूर मिल चुका था लेकिन हीरोइन नहीं मिल रही थी क्योंकि वो मर चुकी थी। उसकी लाश एक जगह दफन हुई थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई, और मुंबई का ही एक इलाका है ओसीवारा। दरअसल ये कहानी एक फिल्म की हीरोइन की है। दरअसल फिल्म में हीरोइन ने काम किया था वफा में, जिसमें क्या मुख्य किरदार में थे राजेश खन्ना, और उसकी फिल्म ज्यादा सिनेमाघरों में चली नहीं थी। फिल्म को बनाया था, निर्देशित किया था राखी सावंत के भाई राकेश सावंत ने। राकेश सावंत अब अपनी अगली फिल्म की तैयारी कर रहे थे। फिल्म का नाम था जिन्नात, और उससे अगली फिल्म बनाने वाले थे अप्रैल फूल। वो अपनी हीरोइन को लगातार तलाश कर रहे थे, फोन कर रहे थे। पहला फोन किया तो पूरे दिन घंटी जाती रही, लेकिन हीरोइन ने फोन नहीं उठाया। दोबारा फोन करते हैं तो दूसरी बार भी घंटी जाती रही, लेकिन फिल्म की जो हीरोइन थी उसने फिर भी कॉल रिसीव नहीं की। अब ऐसा ना हो कि उसकी फिल्म डूब जाए, इसको लेकर वो परेशान हो जाता है। सीधा राकेश सावंत जाता है थाने जाकर कहता है कि जो मेरी हीरोइन है वो काम नहीं करना चाहती है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं तो वो मिल नहीं रही है। गुमशुदगी दर्ज करा दी जाती है, लेकिन पुलिस उतने लेवल पर काम नहीं कर रही थी जिस लेवल पर पुलिस को काम करना था। और ये बात आई गई हो जाती है। जब बात आई गई हो जाती है तो पुलिस हल्का फुल्का जब कोशिश कर रही थी, कोशिश में भी कोई सफलता मिलती नहीं है। कई महीने बीत जाते हैं। महीना आता है सितंबर का, तारीख थी 7। ये साल था 2011। दिल्ली के हाई कोर्ट में बम ब्लास्ट होता है, और जैसे ही बम ब्लास्ट होता है तो वहां पर 1-2 नहीं 17 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो जाती है, और लगभग 80 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसी बम ब्लास्ट में एक नाम सामने आता है, लैला खान, फिल्म अभिनेत्री का। दरअसल इस बम ब्लास्ट में उनकी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। अब इस हीरोइन को तलाश करने के लिए कोशिश कर रहे थे तो पता चलता है कि ये हीरोइन तो नकली पासपोर्ट, नकली वीजा बनवा कर दुबई भाग चुकी है, जो कि अब लौट कर नहीं आने वाली है। उसके घरों में, उसके जहां जहां वो रहते थे, जहां जहां उनके ठिकाने थे, वहां वहां उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगती है। लेकिन एक दिन 29 मई 2012 को कश्मीर का एक किश्तवाड़ एक जगह लगती है, उस पर ओम रोड पर एक दुकान है। दुकान में एक बहुत महंगी कार खड़ी हुई थी, और उस महंगी कार को खरीदने वाले एक व्यक्ति जिसने 5 लाख रुपए की कार खरीदी थी, वो सीधा थाने पहुंच जाता है। और थाने जाने के बाद शिकायत करता है कि साहब, मेरे साथ छल कपट किया गया है, मेरे साथ धोखा किया गया है। जो कार मुझे दी गई है उसके असली मालिक से मुलाकात ही नहीं करा रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये कार मेरे नाम कर दो, लेकिन कार मेरे नाम करा ही नहीं रहे हैं। इसी बात को देखते हुए पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल करते हैं। मामला क्या है, जब जाकर उस कार को देखते हैं, उस दुकान के अंदर खड़ी हुई कार को, जो उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, तो ये कार किसी और की नहीं बल्कि फिल्म अभिनेत्री लैला खान की कार होती है, जो कि फिल्म अभिनेत्री मुंबई में थी, जिसकी फिल्म राजेश खन्ना के साथ आई थी साल 2008 में। इसी बात को देखते हुए पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। दिल्ली सूचना दी जाती है, मुंबई सूचना दी जाती है। दिल्ली और मुंबई की टीम सीधा कश्मीर जाती है, और कश्मीर जाने के बाद उस व्यक्ति से बातचीत करती है, और बात करने के बाद पूछते हैं कि ये कार तुम्हें कौन बेच रहा था। तभी एक नाम सामने आता है, नली गांव का रहने वाला, जो कि किश्तवाड़ एक जिला है जम्मू कश्मीर में, परवेज टोक। परवेज टोक को जब गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, तब वो चौंकाने वाली बात सामने रखता है। दरअसल वो एक कहानी सुनाता है। कहानी कुछ इस तरह से होती है। एक महिला है जिसका नाम सैलिना खान होता है, जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखती थी। इस महिला की शादी होती है नादिर शाह पटेल से। नादिर शाह पटेल जो बहुत अमीर व्यक्ति होता है, वो उसके साथ रहती है, और उसको एक धीरे धीरे करके 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं। 4 में जिसमें 3 लड़कियां होती हैं। सबसे बड़ी वाली बेटी का नाम हजमीना खान होता है, दूसरी बेटी का नाम लैला खान होता है, तीसरी बेटी का नाम जारा होता है, और एक बेटा होता है जिसका नाम
इमरान होता है। ये व्यक्ति जो होता है वो विदेश में जाकर अपने पैसे कमाता था, अपने बच्चों को भेजता था और उन्हीं पैसों से वो अपने बंगले खरीदते थे, घर खरीदते थे, ऐशो आराम करते थे। धीरे धीरे करके बच्चे बड़े भी हो रहे थे। लेकिन इसी बीच में एक आसिफ शेख नाम का जो बिल्डर होता है, इस आसिफ शेख की मुलाकात होती है सैलिना खान से और सैलिना खान के पास जाकर वो अपने प्यार का इजहार कर बैठता है। सैलिना खान जब इसे बिल्डर मिलता है आसिफ शेख, तो वो अपने पहले वाले पति से तलाक ले लेती है। कहती है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम विदेश में रहते हो, मैं यहां रहती हूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। आसिफ शेख से शादी कर लेती है, आसिफ शेख के साथ रहने लगती है, उसके साथ ये जिंदगी बिताने लगती है। लेकिन एक बार उसको पता चलता है कि दिल्ली में फिल्म के ऑडिशन चल रहे हैं। जब फिल्म के ऑडिशन चल रहे हैं तो मुंबई से सीधा दिल्ली जाते हैं अपनी बेटी को लेकर। बेटी का नाम लैला खान होता है और फिल्म बना रहे थे राकेश सावंत, जो कि राखी सावंत के भाई होते हैं। और फिल्म का निर्माण करना था राजेश खन्ना के साथ। फिल्म थी बफा के साथ साथ उन्होंने दो और फिल्म, जिन्नात और दूसरी अप्रैल फूल, दोनों ही इस लड़की को साइन करा लेते हैं क्योंकि लड़की देखने में बेहद खूबसूरत होती है। लड़की का नया नया करियर शुरू हो रहा था, पहली फिल्म बन जाती है, दूसरी फिल्म की तैयारी में थे, सब कुछ जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इसी बीच में दिल्ली में एक लड़का होता है परवेज टोक, जो कि कश्मीर का रहने वाला होता है। कश्मीर का एक जगह है किश्तवाड़ का एक नली गांव का रहने वाला था। ये सैलिना खान से उसकी मुलाकात होती है। सैलिना खान की उम्र ज्यादा हो रही थी, लेकिन ये इससे कम से कम 15-20 साल छोटा होता है और वो उससे भी निकाह कर लेती है। लेकिन दूसरे पति को इस बात की भनक नहीं लगने देती कि उसने तीसरा भी निकाह कर लिया है और दूसरा पति उससे दूर रहने लगती है और तीसरे पति के वो साथ रहने लगती है। सब कुछ जिंदगी में ठीक चल रहा था, लेकिन जो लड़की थी उसको फिल्मों में काम मिल जरूर रहा था। फिल्में चल नहीं पा रही थी, BSc ग्रेड की फिल्में थी, इसलिए इसी बीच में गुपचुप तरीके से लैला खान शादी कर लेती है। शादी करती है एक लड़का जिसका नाम होता है मुनीर खान, जो कि बांग्लादेश का रहने वाला था और रह रहा था दुबई के अंदर। लेकिन उसके बारे में पता चलता है कि वो हरकत उल जिहादी इस्लामी संगठन, जो कि एक आतंकवादी संगठन होता है, उससे उसका ताल्लुकात होता है। और ये यहीं से फैसला लेते हैं कि अब हम लोग जाकर सब कुछ, जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी धन दौलत है, इसको बेचकर सीधा दुबई में जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। जब दुबई में जाकर शिफ्ट होने वाली बात थी, तो शिफ्ट होने पर ये जो एक लड़का होता है जिसका नाम होता है परवेज टोक, इसको भूल जाते हैं, इसको अपने साथ ले जाने की बात नहीं करते। जबकि यहां से जाने वाले थे सैलिना खान, उसकी सबसे बड़ी वाली बेटी हजवीना खान, उसकी दूसरी बेटी लैला खान, उसके दोनों जुड़वा बच्चे ज़ारा खान, इमरान खान, साथ ही उसकी एक भांजी होती है रेशमा खान। ये 6 लोग होते हैं। साथ ही इनका साथ रहता था परवेज इकबाल उनसे कहता है कि कहीं जाने से पहले एक काम करते हैं, कुछ दिन साथ रहते हैं, मौज मस्ती करेंगे, आराम से बातचीत करेंगे। और जो तुम्हारा इगतपुरा में जो इगतपुरी जो एक नासिक में एक जगह है, वहां पर जो तुम्हारा फार्म हाउस है, वहां पर मौज मस्ती करेंगे, वहां पर खाएंगे पाएंगे, पार्टी वार्टी करेंगे। क्योंकि वहां वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने या 1 साल में वहां चक्कर लगते रहते थे, आते थे जाते थे। परवेज टोक भी जाता था वहां पर। उसने परवेज टोक ने ही एक नौकर भी छोड़ा हुआ था जिसका नाम शाकिर होता है। अब यहां से 7 फरवरी 2011 को पूरे दिन खरीदारी करने के बाद 2 गाड़ी, एक स्कॉर्पियो और एक थोड़ी अच्छी गाड़ी थी जो बहुत ज्यादा महंगी गाड़ी थी, तो उस गाड़ी के साथ ये पहुंच जाते हैं दोनों के साथ सीधा इगतपुरी में फार्म हाउस में। फार्म हाउस जंगल के बीचों बीच बना हुआ था, वहां पर लाइट वाइट की कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्था थी तो थी उसकी जनरेटर की। वहीं पर रहते हैं। पहले दिन थके हुए थे इसलिए कोई पार्टी नहीं करते। अगले दिन जब शाम होती है तो उसके बाद पार्टी करते हैं, खाना पीना होता है, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और पकवान के साथ साथ वो शराब पीते हैं और शराब पीते हैं रात 1 बजे तक। खूब नाच गाने होते हैं। उसके बाद फिर जब थक जाते हैं तो जो 4 बच्चे होते हैं, साथ 5 में उनकी एक और बेटी होती है जो कि कजिन होती है, उसको वो सब के सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। और ये परवेज टोक जो होता है वो अपनी पत्नी यानी कि सैलिना खान के साथ कमरे में चला जाता है। वो कहता है कि तुम दुबई क्यों जा रहे हो? दुबई जा रहे हो तो मुझे भी साथ लेके जाओ। मैंने सुना है कि तुम्हारी जितनी भी 10, 12, 15 करोड़ रुपए की संपत्ति है, तुम उसे बेच के जा रहे हो। तुमने अपने दूसरे पति के नाम उसकी पावर अटॉर्नी की है। अगर पावर अटॉर्नी ही करनी है तो वो मेरे नाम क्यों नहीं कर देते हो? इसी बात को देखते हुए इनमें कहासुनी शुरू हो जाती है। कहासुनी कुछ इतनी ज्यादा होती है कि मारपीट तक की नौबत आती है। वो अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटने लगता है। पत्नी को पीट रहा था, पत्नी की चीखें निकल रही थी। और जब चीखें निकलती हैं तो इसी बीच में शाकिर जो घर का चौकीदार होता है, नौकर होता है, वो भी मौके पर पहुंच जाता है। अपने ही सामने मालकिन को पिटता हुआ देखकर वो रोकने की कोशिश करता था, लेकिन इसी बीच में उसने एक भारी वस्तु, रोड जैसी चीज उठाकर उसने अपनी पत्नी को बहुत जोर से जो मारा। उसकी जो चीख निकलती है तो बच्चे भी जाग जाते हैं। जैसे जैसे बच्चे आ रहे थे और बच्चों ने आने के बाद एक साथ ही इस परवेज टोक को पीटना जब शुरू कर देते हैं तो घर का जो चौकीदार होता है, नौकर होता है शाकिर,
उसे याद आता है कि इसको इस घर में अगर किसी ने पनाह दी है तो पनाह देने वाला परवेज टोक है। परवेज टोक इनसे मदद मांगता है, नौकर से कहता है कि ये लोग मुझे मार रहे हैं, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते हो। जब बात मदद की आती है तब नौकर और ये परवेज टोक मिलकर इन छल से इन सभी को बारी बारी से भारी वस्तु उनके सर में मार मारकर इनकी हत्या कर देते हैं। यहां पर एक दो नहीं बल्कि 6 कत्ल कर दिए जाते हैं। पहला कत्ल मां का होता है जिसका नाम सैलीना खान होता है, बड़ी बेटी हजमीना खान का, लैला खान जो फिल्म अभिनेत्री होती है, जारा उसकी छोटी बहन, उसका छोटा भाई इमरान होता है, साथ ही कजिन होती है रेशमा, इनकी हत्या कर दी जाती है। और जब हत्या करने के बाद 6 की 6 लाशें पड़ी हुई थी। अब ये सोच रहे थे कि इन लाशों का करें तो क्या करें, तभी ये दोनों प्लान करते हैं कि इन लाशों को गड्ढा खोदकर दबा देते हैं। 12 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोदने के बाद उनमें लाशों को पैक करते हैं। पैक करने के बाद उसमें अंदर दबा देते हैं। जब लाशों को दबा रहे थे तो उन्होंने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी, उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे, महंगी महंगी चीजें उनके पास जो थी, उन्हें सब कुछ उन्हीं गड्ढे के अंदर दफन कर देते हैं उस लाशों के साथ। क्योंकि उन्हें लग रहा था यदि ज्वेलरी यहां से लेके जाएंगे और कहीं बेचने लगे तो ऐसा ना हो कि इस बात की कहीं पोल खुल जाए कि इन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया है। मोबाइल का इस्तेमाल उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया था, मोबाइल को भी उन्होंने उसी गड्ढे के अंदर दफन कर दिया था। जो इस हीरोइन का जो मोबाइल होता है वो 8 फरवरी और 9 फरवरी को भी चालू रहता है, वो बंद नहीं होता। और जब इसको राखी सावंत के भाई राकेश सावंत जब फोन कर रहे थे तो वो 8 फरवरी को भी बज रहा था, 9 फरवरी को भी बज रहा था, लेकिन दोनों दिन जब उसकी बैटरी जब पूरी खत्म हो जाती है तब उसका बजना बंद हो जाता है। पुलिस ने यदि इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो शायद पहले ही दिन घटनाक्रम का खुलासा हो जाता मोबाइल के माध्यम से, लेकिन पुलिस ने उतना गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया तो तब लिया था जब ब्लास्ट होता है दिल्ली के अंदर। जब इन्होंने 6 की 6 लाशों को वहां दफन कर दिया था, उसके बाद लगता है कि ऐसा ना हो कि इसमें कोई जो मारे गए हैं, कत्ल किए गए हैं, घर में किसी ऐसी कोई वस्तु मिल गई तो उससे खुलासा हो सकता है। लाइट इस एरिया में थी नहीं, जनरेटर से लाइट का व्यवस्था होती थी, आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं थे। जनरेटर के अंदर से तेल निकालते हैं, तेल निकालने के बाद फार्म हाउस के अलग अलग हिस्सों में डाला जाता है और उस फार्म हाउस में आग लगा दी जाती है ताकि जितने भी सबूत हैं वो पूरी तरह से जलकर राख हो जाएं, खाक हो जाएं। और दोनों ही नौकर, एक नौकर अपने साथ स्कॉर्पियो ले जाता है और वो महंगी वाली कार जिसको परवेज टोक अपने साथ लेकर कश्मीर भाग जाता है। पहली गाड़ी 26 फरवरी 2011 को मिल जाती है, इस घटनाक्रम के महज 10-20 दिन के बाद ही। लेकिन तब पुलिस ने इस मामले को इतना गंभीरता से नहीं लिया था क्योंकि उस वक्त ऐसा कोई मामला हुआ भी नहीं था। दूसरा, जब गाड़ी दूसरी बारी मिलती है 29 मई 2012 को, क्योंकि इस गाड़ी का इस्तेमाल ऐसा बताया जाता है कि दिल्ली हाईकोर्ट के बम ब्लास्ट में इसका इस्तेमाल किया गया था, तब पुलिस की नींद टूटती है। नींद टूटने के बाद परवेज टोक को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उसे लेके जा रहे थे तो उसने 1-2 नहीं लगभग 5 जगह अलग अलग गड्ढे खुदवाए थे। जब लगातार वो पुलिस का बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था, उनको छलने की कोशिश कर रहा था, तो पुलिस ने जब अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ की तब जाकर उसने 5-6ठी बार में जाकर सही जगह बताई कि उसने लाशों को कहां दफन किया है। और जब लाश के रूप में ज्वेलरी निकल के आती है, मोबाइल निकल के आते हैं, साथ ही उनके सर निकल के आते हैं, कंकाल निकल के आते हैं, और कंकाल निकलने के बाद जब उनका डीएनए सैंपल लिया जाता है तो नादिर शाह पटेल यानी कि पहले पति से इसका मिलान किया जाता है। और पहले पति के बारे में पता चलता है कि पहले पति ने दूसरी शादी कर ली थी और जो कि मीरा रोड पर अपनी दूसरी बीवी और बच्चों के साथ वो रह रहा था। अपनी पहली बीवी पर वो कम ध्यान देता था, इसलिए पहली बीवी ने दूसरी शादी की, तीसरी शादी की। हालांकि वो बूढ़ी हो चुकी थी लेकिन फिर भी शादी करने में उसे अच्छा लग रहा था। पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेजा। जितने भी लोग इसमें घटनाक्रम में शामिल होते हैं सबको गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होती है कार्रवाई करते हैं। यदि वो गाड़ी नहीं मिलती, यदि उस गाड़ी को ना साथ लेके जाता, यदि उस गाड़ी को वो बेचता नहीं 5 लाख रुपए में, तो इस घटनाक्रम का कभी भी खुलासा नहीं होता। और लोग लोकल वाले यही समझते कि जो हीरोइन है लैला खान अपने परिवार के साथ, अपनी माँ की, अपनी बहन, अपने भाई के साथ यहां से दुबई भाग चुकी है, अपनी पहचान बदलकर नए लोगों के साथ, क्योंकि उसने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की थी जो कि बांग्लादेश का रहने वाला था और एक आतंकवादी संगठन से ताल्लुक रखता था जिसका नाम मुनीर खान था। हालांकि शादी उसने गुपचुप तरीके से की थी। जब पुलिस की जांच में ये मामला आता है तो पुलिस को भी ऐसा लगने लगता है कि डी कंपनी से इसका संबंध हो चुके हैं। और जो परवेज को जो पहली बार गिरफ्तार किया गया था तो परवेज ने भी ये बात स्वीकार की थी कि वो यहां से नकली वीजा पासपोर्ट बनवाकर दुबई भाग चुके हैं। पुलिस भी इस बात को मानने लगी थी, लेकिन पुलिस को लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल है। जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की तब कहता है कि मैंने सबका कत्ल कर दिया। और खुलासा जब होता है तो वो आपके सामने है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है, आपको जताना है कि किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। लैला या बाकी उसकी जो बहनें होती हैं, उसका भाई होता है, उनका कोई दोष नहीं था, लेकिन माँ का जो चरित्र था वो शायद अच्छा नहीं था। पहले पति से उसकी भूख नहीं मिटी तो दूसरे से मिटी नहीं तीसरा, और शायद वो तीसरे भी छोड़ देती। अगर दुबई चली जाती तो शायद वो कोई चौथा 5वां शादी कर सकती थी, जबकि उसकी उम्र लगभग
लगभग 52-55 साल के आसपास हो चुकी थी। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।